अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 में हमने 2-3 टॉपिक्स कवर कर लिए थे। एक तो पैरेलल फोर्सेस कवर कर लिया, फिर वो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कवर कर लिए और उसके बाद हम लोगों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था दैट इज टॉर्क और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है सेंटर ऑफ मास क्या पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ मास बॉडी के ऊपर एक वो पॉइंट होता है कि जिस पॉइंट के ऊपर बॉडी के ऊपर आप फोर्स बेशक जितनी मर्जी लगाते हैं, अगर आप उस पॉइंट के ऊपर बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी मूव जरूर करती है लेकिन रोटेट नहीं करती। मूव जरूर करती है लेकिन रोटेट नहीं करती। तो हर बॉडी में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होता है। तो वो पॉइंट जहां पर हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने से वो बॉडी क्या करे, मूव करे, रोटेट ना करे, हम उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। आप डेफिनेशन देख सकते हो, मैंने लिखा भी है कि द पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स, कि जहां पर हम जब फोर्स लगाते हैं तो वो कॉज करती है उस बॉडी को कि वो मूव तो करे, कॉजेज द सिस्टम टू मूव बट विदाउट रोटेशन। बॉडी मूव जरूर करे लेकिन रोटेट ना करे, हम उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी बड़ी क्लियरली डेफिनेशन थी। फिर मैं आपको बताता हूं इसकी एग्जांपल्स। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल एक ही केस है कि हम एक रॉड लेते हैं और रॉड के ऊपर दो कॉर्नर पे, दोनों एंड्स पे डिफरेंट मैसेज लगाते हैं। एक बड़ा मैस लगा देते हैं, एक छोटा मैस लगा देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके बीच में कोई इसका सेंटर ऑफ मास होगा, कहीं ना कहीं पे तो सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये सेंटर ऑफ मास। अगर मैं सेंटर ऑफ मास, ये पहला केस क्या है कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास से फोर्स ऊपर लगाऊं, देखो मैंने क्या लिखा है कि इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ पॉइंट अबव द सेंटर ऑफ मास, अगर मैं सेंटर ऑफ मास से ऊपर लगाता हूं तो बॉडी मूव तो करती है लेकिन रोटेट भी कर जाती है। बॉडी देखो इस तरह पड़ी है, इधर फोर्स लगाऊंगा बॉडी इस तरह चलती है, ये रोटेट कर रही है बॉडी। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ पॉइंट अबव द सेंटर ऑफ मास देन इट रोटेट्स। लेकिन इस केस में अगर हम देखें, अगर हम सेंटर ऑफ मास से नीचे फोर्स लगाएं, सेंटर ऑफ मास से नीचे फोर्स लगाएं तो फोर्स क्या लगाने से बॉडी किधर चली जाएगी, इस तरह मूव कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। ठीक है ना, तो वो भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास नहीं हो गया, यानी कि हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर तो फोर्स नहीं लगा रहे। तो इस तरह ढूंढते ढूंढते हमें कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा कि जहां पर हम फोर्स लगाएं तो बॉडी मूव करती रहेगी लेकिन रोटेट नहीं करेगी। वो पॉइंट हो सकता है जब हम ये वाला पॉइंट, तो जब हम उस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी सीधी सीधी मूव करती जाएगी लेकिन रोटेट नहीं करेगी। तो आप देख सकते हो, मैंने लिखा है कि अगर हम फोर्स सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगाते हैं तो बॉडी मूव तो करती है लेकिन रोटेट नहीं करती। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द कांसेप्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसकी डेफिनेशन करेंगे। द पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ अ बॉडी appears to act vertically downward। उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, आप लोग एग्जांपल, आप लोगों ने ये चीज जो है सबने इंप्लीमेंट एक क्लास से करके देखी होगी। ठीक है ना, कि हर बॉडी का मास कहीं ना कहीं उसका एक पॉइंट होता है जहां पर उस बॉडी का मास
वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। जैसे आप लोगों की बुक है, ठीक है ना, बुक जो होती है, बुक के आप लोग अक्सर फिंगर पे उसे बैलेंस भी कर रहे होते हैं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं एक पॉइंट होता है जहां पर वो बैलेंस हो रही होती है, क्योंकि वहां पर सारा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है और आप उसके अगेंस्ट क्या कर रहे होते हो, उसको सपोर्ट दे रहे होते हो, रिएक्शन दे रहे होते हो क्लास, ठीक है। तो एक बॉडी के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होता है जहां पर बॉडी का सारा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है और हम उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के कैसे निकाले जाते हैं? हम डिफरेंट शेप्स कंसीडर करते हैं। पहली शेप हम कंसीडर करते हैं एक रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल या स्क्वायर आप कंसीडर कर लो। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की दो ऑपोजिट पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अब इनके जो डायगोनल्स होते हैं, एक ये डायगोनल हो गया और एक ये डायगोनल हो गया, इसका एक ये डायगोनल हो गया और एक ये डायगोनल हो गया। तो जिस पॉइंट के ऊपर डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर डायगोनल्स क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, हम उसी पॉइंट को कहते हैं कि ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और इसी पॉइंट के ऊपर इसका सारा वर्टिकल वेट क्या कर रहा होगा, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से हम लोग एग्जांपल लेते हैं ट्रायंगल। अब आप लोगों ने पढ़े होंगे मैथ के अंदर ज्योमेट्री, जब आप लोग पढ़ते हो तो आप लोग देखते हो कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, मीडियंस ड्रॉ करते हैं। तो जिस पॉइंट पे ट्रायंगल्स के तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और वही एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सारा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड क्या कर रहा होता है, एक्ट कर रहा होता है। अब ये तो सारी वो शेप्स आ जाती हैं जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, जो सिमेट्रिक शेप से क्लास कंसीडर होती है, ठीक है। लेकिन आप लोग जब आगे जाकर जैसे तो यहां पर भी एक मेथड है जहां पर जो अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल बॉडीज होती हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक तो मेथड यहां पर भी है, ठीक है ना। और कुछ मेथड्स कैलकुलेशन बेस्ड भी होते हैं, जो आप लोग आगे अगर इंजीनियरिंग करते हो या फिजिक्स को डिटेल में पढ़ते हो बैचलर्स लेवल पर या एफएससी लेवल पर, तो वहां पर जाकर एफएससी लेवल पर तो खैर नहीं होगा, लेकिन बैचलर्स लेवल पर जाकर वो चीजें आती हैं जिसे आप फार्मूला के थ्रू भी उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एक मेथड है जिससे हम लोग अनसिमेट्रिकल बॉडीज को का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। आप सब लोग एक छोटा सा आप कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट ही है, ठीक है, प्लम लाइन। आप सब लोग जो इससे वाकिफ हो, प्लम लाइन क्या होता है, एक ट्रायंगुलर शेप की एक हैवी सा ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग एक स्ट्रिंग के साथ लटकाते हैं, जो कि मोस्टली वो लोग यूज कर रहे होते हैं, मजदूर वगैरह यूज कर रहे होते हैं, जो आप लोग देख रहे हो जब घर बन रहे होते हैं तो वो दीवार सीधी रखने के लिए जो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो प्लम लाइन होती है। वो क्या होती है, प्लम लाइन। प्लम लाइन मेथड इसे हम कहते हैं, और प्लम लाइन को यूज करके हम लोग अनसिमेट्रिकल बॉडीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ये बॉडी है, अनसिमेट्रिकल बॉडी, ठीक है, एक ये बॉडी है और इसका हम लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढना है। अब हमें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं पता, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां से चार हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। ए, चार डिफरेंट जगहों पे कॉर्नर्स पे पॉइंट लगा देता हूं, बी, सी और डी, ठीक है। इस एक ऐसी कार्डबोर्ड है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, एक नीडल लेता हूं, ठीक है, और उसके ऊपर इस ऑब्जेक्ट को हैंग करता हूं। क्या करता हूं, हैंग करता हूं डिफरेंट पॉइंट्स पे। पहले ए पॉइंट पे यहां पर रखूंगा, इसी
तरीके से ए पॉइंट यहां पर रखूंगा, ठीक है। जब ए पॉइंट में यहां रखूंगा तकरीबन ऐसी शेप बन जाएगी। यहां पर रखकर मैं प्लम लाइन रखूंगा और प्लम लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट जहां पर प्लम लाइन आ रही होगी मैं उसके पीछे पेंसिल से एक ऐसा निशान लगाऊंगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से फिर मैं इसको उतार के मैं बी पॉइंट को इस पॉइंट पे रखूंगा, फिर एक लाइन लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल को ऐसे लाइन बन जाती है, उसको उतार के मुझे दोबारा चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल को ऐसे लाइन बन जाती है, फिर उसी तरीके से उसको उतार के सी पॉइंट पे रखूंगा, फिर वो मेरे पास एक तरह से फॉर एग्जांपल ऐसी लाइन आ जाती है, फिर मैं डी पॉइंट पे रखूंगा। वो सारी रेज या सारी जो लाइंस होंगी, स्ट्रेट लाइंस होंगी, वो जिस पॉइंट पर एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर वो क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी, दैट पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट अनसिमेट्रिकल बॉडी। तो हम प्लम लाइन मेथड को यूज करके, प्लम लाइन के मेथड को यूज करके हम लोग अनसिमेट्रिकल बॉडीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं, और हम इसको क्या कहते हैं, ये प्लम लाइन मेथड इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए जस्ट इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग इंशाल्लाह इक्विलिब्रियम और उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे, उसकी स्टेट्स को पढ़ेंगे, और उसकी जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।